एक तो सीए फाउंडेशन, ऊपर से सीए फाउंडेशन में लॉ, और उस पर लॉ को लिखना बहुत भारी टेंशन है भाई। हमारे आधे बच्चे इसी टेंशन में दबे हुए हैं कि सर लॉ इतना भारी सब्जेक्ट है, इतना कम समय बचा हुआ है, लॉ को पढ़ना कैसे है, लॉ को लिखना कैसे। लॉ का प्रेशर बच्चों को परेशान कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों की इसी टेंशन को दूर करने के लिए मैं आया हूं इस छोटे से वीडियो को लेकर के, ताकि आपकी सारी की सारी टेंशन 5 से 10 मिनट में खत्म कर पाऊं। देखो, लॉ बेटा सबसे पहले तो यह समझो कि लॉ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, लॉ को समझना है, लॉ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। लॉ आप अपनी लाइफ में पहली बार पढ़ने के लिए जा रहे हो, बाकी के सारे सब्जेक्ट आपने कहीं ना कहीं 12th में पढ़े हुए हैं। लॉ को पढ़ने का तरीका होता है, और वो तरीका बच्चा मेरा गलत करता है। जैसे उसको लगता है कि लॉ थ्योरी है, बीच बीच में कुछ केस स्टडीज आते हैं, मजेदार केस स्टडी होते हैं, उसको मजा आने लगता है, उसको बच्चा पढ़ने लगता है, सोचता है एग्जाम टाइम में 2-3 बार रट करके पास हो जाएंगे। लेकिन अब पता चला वो पेपर देने के लिए गया, वहां पर लंबी लंबी केस स्टडीज देखी, वहां पर स्टूडेंट ब्लैंक। पता चला एग्जाम में मार्क्स कितने आ रहे हैं, 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, 16 आ रहे हैं। कई सारे बच्चों को तो मैंने देखा है कि 2-2, 3-3 नंबर से उनका सीए फाउंडेशन रुक जा रहा है केवल और केवल लॉ की वजह से। तो बेटा लॉ सब्जेक्ट खतरनाक नहीं है, लेकिन आपकी स्ट्रेटजी गलत है, और आज इसी स्ट्रेटजी को बताने के लिए मैं आपके पास में आया हूं। तो देखो, लॉ को बेटा पढ़ने का तरीका होता है कि लॉ को आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा, लॉ को अगर कभी भी पढ़ो तो एक बार मॉड्यूल के जितने भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है उसको अपने हाथ से जरूर लगाओ। जितना लिखोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे बचपन में हम लोगों को लिख लिख करके याद कराया जाता था ना, बिल्कुल सेम वही स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है। केवल रीडिंग से काम नहीं चलेगा। लॉ बेटा राइटिंग का सब्जेक्ट है, उसमें जितना प्रेजेंटेशन अच्छा करोगे उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एग्जाम में आपको बेटा 3 तरीके के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, केस लॉ, लॉजिकल क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन। और पिछले 2 अटेम्प्ट से मैं इस चीज को नोटिस कर रहा हूं कि आईसीआई ने केस स्टडीज का जो वेटेज है वो बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था कि 40, 45, 50% जो पेपर आता था वो केस स्टडी बेस्ड आता था, लेकिन अब धीमे धीमे 60%, 70% जो पेपर आ रहा है वो केस स्टडी बेसिस पे आ रहा है। इसी में ही स्टूडेंट फंसता है। इसमें वो स्टूडेंट फंसता है जो रट करके गया है, जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिसके पास में नॉलेज है, वो केस लॉ को सॉल्व कर लेता है। तो केस लॉ को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? आज भी बच्चा मेरा पूछता है कि सर केस लॉ को कैसे सॉल्व करें। तो बेटा केस लॉ को आपको 3 पैराग्राफ में सॉल्व करना है। सबसे पहला पैराग्राफ कौन सा होगा? पैराग्राफ होगा पहला प्रोविजन। अब बच्चा कहता है कि सर प्रोविजन का मतलब क्या है, प्रोविजन होता क्या? बार बार ये प्रोविजन वर्ड यूज करते हैं, प्रोविजन है क्या? तो प्रोविजन का मतलब है जो लॉ में लिखा हुआ है, जो बातें लॉ में बताई गई हैं उसी को ही बोला जाता है प्रोविजन, एक्सेप्ट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस कभी भी प्रोविजन का पार्ट नहीं होते। तो इसका मतलब क्या हुआ? अपने आंसर की शुरुआत कभी भी एक्सेप्शन से नहीं करनी चाहिए। जो बात लिखी गई है प्रोविजन में, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्शन बाद में आता है। पहले मेन बात बताई जाती है, बाद में एक्सेप्शन बताना है। तो सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन के बाद में बेटा एप्लीकेशन या फैक्ट्स, एप्लीकेशन या फैक्ट्स। अब फैक्ट्स में बच्चा क्या लिखेगा? फैक्ट्स में कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो, फैक्ट्स को लेकर के 2 बातें हैं। पहली बात तो यह कि अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, 3 नंबर का क्वेश्चन आया है, इवन 5 नंबर का भी क्वेश्चन आया और आपके पास में टाइम कम है, तो बेटा फैक्ट मत लिखो। उस सिचुएशन में फैक्ट मत लिखो। अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में फैक्ट नहीं लिखोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी 4 में से 3 नंबर तो मिल ही जाएंगे। जो बड़े क्वेश्चंस आए, 6 मार्क्स का वेटेज है, 7 मार्क्स का वेटेज है, वहां पर फैक्ट्स लिखना जरूरी होता है। अब फैक्ट में लिखेंगे क्या? फैक्ट में बेटा जब आपने पूरी की पूरी केस स्टडी पढ़ी होगी, तो केस स्टडी में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स थे जिनको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आया कि यहां पर यह वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि पूरी की पूरी केस स्टडी में कुछ ना कुछ एक ऐसी सिचुएशन रही होगी ना, कोई ना कोई ऐसे पॉइंट्स रहे होंगे जिनको देखने के बाद में आपको लगा कि यार इसके ऊपर तो ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए। तो बस उन्हीं पॉइंट्स को आपको फैक्ट्स में लिखना है। फैक्ट्स ज्यादा बड़ा नहीं होता है, केवल आपको क्वेश्चन को कॉपी करना होता है। तीसरा आता है बेटा कंक्लूजन का। कंक्लूजन का मतलब क्या होता है? कंक्लूजन का मतलब होता है डिसीजन। डिसीजन कभी भी 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जो भी केस लॉ है,
केस लॉ की आखिरी लाइन में क्वेश्चन छुपा होता है और कंक्लूजन में बस उसी आखिरी लाइन का आपको जवाब देना होता है। हेंस या 10 करके ही कैन और ही कैन नॉट, जो भी पूछा गया है बस केवल और केवल उसका जवाब देना है। अगर आप इस तरीके से पैराग्राफ में करोगे तो बेटा एक तो इसमें स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग के साथ में प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं कि अपने आंसर की शुरुआत यस से कर देते हैं या नो से कर देते हैं। बेटा वहां पर गड़बड़ है, वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। और वहां पर मार्क्स क्यों नहीं मिलेंगे उसके पीछे मैं वजह भी बता रहा हूं। कई बार केस स्टडी इतनी कंफ्यूजिंग होती है कि बच्चों को प्रोविजन तो पता होता है लेकिन उसके डिसीजन में उसको कंफ्यूजन होता है। अब पता चला कि आंसर है यस, ही और शी कैन, लेकिन आप कंफ्यूज हो। आपने क्या किया, अपने आंसर की शुरुआती नो से कर दी। अब एग्जामिनर क्या करेगा, आगे का प्रोविजन पढ़ेगा नहीं। आपने नीचे प्रोविजन लिखा हुआ है, ऊपर आंसर दिया हुआ है, लेकिन आंसर गलत कर दिया तो एग्जामिनर तो उसको पहले ही काट देगा ना, वो नीचे का पोर्शन पढ़ेगा ही नहीं, आपको 0 मार्क्स मिल गए। लेकिन यहां पर आपने प्रोविजन सही लिखा है लेकिन आपने कंक्लूजन गलत दे दिया तो वो आपको प्रोविजन के बेटा मार्क्स दे देगा। तो 0 मिलने से अच्छा क्या है कि कम से कम कुछ तो मार्क्स मिल रहे हैं ना। तो केस स्टडीज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका और सबसे पुराना तरीका यही है, प्रोविजन लिखिए, फैक्ट्स लिखिए, उसके बाद में आपको डिसीजन दे देना है। दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन। अब लॉजिकल क्वेश्चन क्या होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं बेटा कमेंट वाले, जहां पर आपको लॉजिक का यूज करना पड़ेगा, जहां पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, जहां पर आपको अपनी नॉलेज का यूज करना होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि लॉ रटने का सब्जेक्ट नहीं है, लॉ के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। लॉ से आपने कितनी नॉलेज गेन करी है यहां पर यह पता चलेगा जो कमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो। तो देखो कमेंट वाले क्वेश्चन में बेटा सबसे पहले तो आपको यह देखना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, वो ट्रू है या फॉल्स है। कई बार ऐसा होता है कि स्टेटमेंट ही गलत दिया होता है। तो सिंपल जैसे पहले ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आते थे ना, अगर तुम देखो तो उसी को ही मॉडिफाई करके कमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे हो सकता है कि स्टेटमेंट गलत है तो आप यहां पर क्या करोगे, आप यहां पर प्रोविजन लिखोगे, जो सही प्रोविजन है, जो करेक्ट प्रोविजन है वो आपने लिखा। और करेक्ट प्रोविजन लिखने के बाद में आपने पैराग्राफ चेंज करके आखिरी में एक लाइन लिख दी, हेंस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बस केवल आखिरी में ये लिखना है, हेंस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो लॉजिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हां लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन को समझना पड़ता है कि ये स्टेटमेंट सही दिया हुआ है या गलत दिया हुआ है। अब तीसरा जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो मिलेगा डायरेक्ट क्वेश्चन। अब कुछ बच्चों को डायरेक्ट क्वेश्चन में भी दिक्कत होती है। केस लॉ की प्रैक्टिस कर ली, लॉजिकल की प्रैक्टिस कर ली, अब पता चला कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन को कैसे करें। डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान होता है बेटा। आप अपने आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड कर लो, आप अपने आंसर को पॉइंट्स में डिवाइड कर लो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपने उसको पॉइंट्स में मेंशन कर दिया 1 2 3 4 5। अब आपके लिए लिखने में भी आसानी होगी, छोटे छोटे से पॉइंट्स लिख करके आ जाओगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और डायरेक्ट क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन में एग्जाम्पल जरूर कोट करना। अब एग्जाम्पल से क्या होता है, जिन बच्चों को यह दिक्कत होती है ना कि सर आंसर की लेंथ सही है कि गलत है, पहली बात तो मैं हमेशा कहता हूं कि लेंथ के चक्कर में कभी भी मत पड़ो। अगर आप सही तरीके से लिख रहे हो तो लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी। और आप प्रोफेशनल लेवल का पेपर देने के लिए जा रहे हो, 12th बीकॉम, ये सारे पेपर नहीं जिसमें 2 पेज 3 पेज लिखने हैं। पॉइंट टू पॉइंट आंसर अगर आपका सही है तो आपको 100% मार्क्स मिलेंगे। लेंथ मैटर नहीं करती है, ये चीज मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं। जो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे उसमें बेटा एग्जाम्पल कोट करना जरूरी है। इससे क्या होगा, आपकी लेंथ भी बढ़ जाएगी और प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा। एग्जाम्पल की अलग से हेडिंग डाल करके और आपको एग्जाम्पल कोट करना है। लेकिन एग्जाम्पल में बेटा कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आई, वी, यू, ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करने। आप नाम यूज करो, राम और श्याम लिख लो, मोहन और सोहन लिख लो, लेकिन आई, वी, यू, ये सारे वर्ड्स को यूज नहीं करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना हो। ये मेथड बेटा अगर आपने फॉलो किया तो 100% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। दूसरा, मैंने कुछ चीजें आपके लिए बनाई हैं कि प्रेजेंटेशन में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या बातें करनी है। तो देखो, सबसे पहले मैं ये बात बताता हूं क्या क्या काम नहीं करना है। बेटा अगर केस स्टडी आए तो केस स्टडी में कभी भी डायरेक्ट आंसर से अपने आंसर की शुरुआत नहीं करनी है कि केवल आपने आंसर लिख दिया, आंसर की शुरुआत आप कंक्लूजन से कर रहे हो, जैसे यस और नो। दूसरा, आपने क्या लिखा, आपने केवल और केवल थ्योरी लिख दी, भर भर के थ्योरी लिखी,
लेकिन वो थ्योरी का लॉजिक क्या है, वो थ्योरी आपने अप्लाई क्यों की है, ये आपको पता ही नहीं है। तो ये चीज का ध्यान रखना है। तीसरा, केवल बेटा बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि केवल प्रोविजन लिख करके चले आते हैं, कंक्लूजन लिखते ही नहीं है। अगर आपने कंक्लूजन नहीं लिखा है तो फिर वहां पर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये 3 बातें आपको नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखते हैं क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। बेटा आंसर्स हमेशा हेडिंग डालो, प्रॉपर हेडिंग डालो, हेडिंग को अंडरलाइन करो, साथ में कीवर्ड्स को यूज करो और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना बिल्कुल मत भूलना। कीवर्ड्स होते क्या हैं? देखो, लॉ में कुछ लीगल टर्म्स होते हैं, कुछ लीगल वर्ड्स होते हैं। वो शब्द अगर एग्जामिनर की आंखों में आ गए तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जहां पर अगर बच्चे ने ये वर्ड यूज किया यहां पर, तो इसका मतलब बच्चा समझ गया है कि इस आंसर में क्या लिखना है। कई बार एग्जामिनर कीवर्ड को देख करके आपके आंसर को करेक्ट कर देता है, वो पढ़ता ही नहीं कि पूरा का पूरा आंसर क्या है। तो कीवर्ड्स लिखना बिल्कुल मत भूलना और कीवर्ड्स को अंडरलाइन जरूर करना ताकि वो अलग से हाईलाइट हो। मेरी बात सबको समझ में आ रही है ना? दूसरा, सेक्शंस को लेकर के बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, सर सेक्शन का क्या करे? बेटा सेक्शन छोड़ दो। अगर सेक्शन में 200% कॉन्फिडेंट हो कि हां यही सेक्शन है तो बात अलग है। अगर सेक्शन में 1% भी अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो सेक्शन मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सेक्शन लिखो तो सही लिखो, लेकिन गलत बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि अगर गलत सेक्शन लिखा तो फिर वहां पर बेटा आपका सही आंसर भी काट दिया जाएगा। और एक चीज का ध्यान रखना, लास्ट में मैं बता रहा हूं बेटा, हम लोगों को लॉ में हमेशा क्वालिटी पे फोकस करना होता है। हमेशा हम लोगों को क्वालिटी पे फोकस करना होता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। क्वांटिटी का मतलब अनाप शनाप कुछ भी लिख रहे हैं, बस उनको पेज भरना है। बिल्कुल नहीं, आप प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। जो बच्चे क्वालिटी के साथ में लिखेंगे, क्वालिटी पे फोकस करेंगे, उनको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। लॉ में जो लोग बोलते हैं ना कि यार थ्योरी सब्जेक्ट है, पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं, मैं आपको कॉपी दिखा सकता हूं, लॉ में भी पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं अगर आपने क्वालिटी के साथ में लिखा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाने के चक्कर में भर भर के लिख दिया, पैराग्राफ नहीं बनाया, ऊपर से लिखना शुरू किया, नीचे तक लिखते चले आए। क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना है, क्वालिटी पे फोकस करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे से पैराग्राफ यूज करो। अपने आंसर्स में कम से कम 3 से 4 पैराग्राफ मेंशन करोगे ताकि एग्जामिनर को आपका आंसर पढ़ने में आसानी हो। आप जितना कंफर्ट दोगे एग्जामिनर को, वो उतने अच्छे मार्क्स आपको देगा। मेरी बात समझ में आ रही ना? तो बेटा राइटिंग को लेकर के मैंने कुछ रूल्स बताए हैं, इन रूल्स को याद रखना और बीच में ऐसे ही और वीडियोस लेकर के आता रहूंगा और आपकी हेल्प करता रहूंगा।